तो चुनावी रिपोर्टर में आज आपको लेकर चलते हैं भरतपुर। यहां किस राजनीतिक पार्टी की हवा चल रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजीव भट्ट ने। नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश चुनावी रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव भट्ट, सहयोगी बबलू अनुज के साथ आज हम बात करेंगे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के उन तमाम बुद्धिजीवी मतदाताओं से जो इस लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार क्यों करें भी क्यों ना, उन्हें प्रधानमंत्री जो चुनना है, देश का 16वां प्रधानमंत्री कौन होगा, एक बड़ा सवाल। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पर तोहमत लगा रही हैं, इल्ज़ाम लगा रही हैं, तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं। जनता आखिर इस बीच में क्या सोचती है, यहाँ के मतदाता भरतपुर के क्या सोचते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कुछ मतदाता जो कि यहाँ के काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, काफ़ी मनन करते हैं राजनीति पर, उनसे इस बात की तहकीकात करेंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा है और किन मुद्दों पर यह चुनाव होना है। सबसे बड़ी बात, मुद्दे क्या होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, क्षेत्रीय मुद्दे होंगे या स्थानीय मुद्दे जो इन 5 सालों में अनछुए रह गए, या उसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा जो कि अभी तक ना तो कांग्रेस ने छुआ है और ना ही बीजेपी उस तक पहुंच पाई है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके लेकर जनता काफ़ी त्रस्त है। सबसे बड़ी बात कि आखिर अब प्रधानमंत्री कौन होगा। 17वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं, 17वीं लोकसभा में किसकी विजय होगी। सर, ये क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है आजकल, आप देश के क्या हालात देख रहे हैं? देश की जनता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह से राष्ट्रवाद को लेकर और उनके द्वारा किए गए इन 5 वर्षों में विकास के कार्यों को लेकर और देश की सुरक्षा को लेकर जिस तरह इस सरकार ने काम किया है, आज देश की जनता पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहती है। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद की भावना है देश में इस समय, और राष्ट्रवाद की भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बनाना चाह रहे हैं। ऐसा है, राष्ट्रवाद की भावना तो पुरातन काल से भारत देश में सदा से रहती आई है कि अकेले मोदी के आने के बाद राष्ट्रवाद की भावना थोड़ी पैदा हुई है। ये तो आप इनसे ये पूछिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसके एजेंट कौन थे? आरएसएस के लोग थे। आप ये बताइए कि भारत को स्वतंत्र कराने में राष्ट्रवाद की भावना किस पार्टी के अंदर थी? वो थी कांग्रेस के, हिंदुस्तान के आदमी के अंदर थी। मैं एक बार, राष्ट्रवाद क्या नई चीज़ है? राष्ट्रवाद तो भारतीय नागरिक जो भी इस बात के अंदर रहता है उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना है। इंडिविजुअल एक पार्टी के पास नहीं है, ये सभी पार्टियों का राष्ट्रभक्ति का एक मुद्दा है। आप क्या मानते हैं कि इस समय देश के हालात क्या चल रहे हैं? क्या महसूस करते हैं आप देश के हालात? क्या पूरी तरह से देश सुरक्षित हाथों में है? देश पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में, आप किस तरह से मान रहे हो, आप ये बताएं। पार्टी के हिसाब से अगर आप कहते हो कि बीजेपी वाले देश को सुरक्षित रख सकते हैं तो कांग्रेस वाले भी देश को सुरक्षित नहीं रख सकते क्या? कांग्रेस के समय से पिछले 60 साल से कांग्रेस राज करती आ रही है, देश सुरक्षित नहीं था क्या? देश सुरक्षित था, देश सुरक्षित रहेगा। पार्टी कोई सुरक्षित नहीं रखती, और जो पार्टी कांग्रेस आए, कांग्रेस भी देश को सुरक्षित रख सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देश अब सुरक्षित हाथों में है। इसका मतलब पहले कभी सुरक्षित हाथों में नहीं? गलत बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी भाई कि पहले भी देश सुरक्षित हाथों में था, कांग्रेस पार्टी थी जब भी देश सुरक्षित हाथों में था। ऐसा कुछ नहीं है कि नरेंद्र जी के आने से ही देश सुरक्षित हाथों में हो, पहले भी सुरक्षित था और पार्टी कांग्रेस आएगी तो भी सुरक्षित रहेगा। आप क्या मानते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं इस समय देश के जो ज्वलंत मुद्दे, जिन पर जनता विचार कर रही है, गहनता से विचार कर रही है? क्या लगता है आपको कि जनता किस मुद्दे को लेकर अब वोटिंग करेगी? पिछले 5 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश भर में विकास के कार्य कराए हैं, आज पूरे देश में सड़कों का जाल आप देखेंगे। पूरे देश की रेल व्यवस्था जो बहुत बुरी स्थिति में थी, आज उसको देखेंगे आप। जनरल डब्बों में पब्लिक लटक के जाती थी, आज 5 डब्बे उसमें किए हैं। आज आम आदमी बड़े प्रेम से उन गाड़ियों में बैठ के जाता है। स्वच्छता अभियान, पूरे देश में सफाई का जो ग्रोथ है उसकी वजह से बीमारियों में बहुत असर पड़ा है। आज विकास के कार्यों की अपन चर्चा करें, उज्ज्वला योजना, हर घर में सिलेंडर पहुँचाना, हर गरीब को घर देना। सन 2022 तक प्रत्येक गरीब आदमी जो भी होगा जिसमें, उसको घर देने की जो योजना है उसके लिए, और जो विकास के जो कार्य हैं असीमित, अनलिमिटेड विकास इन 5 सालों में हुआ है, आपका कहना ये है? 70 साल में विकास नहीं हुआ, करीब 65 साल में विकास नहीं हुआ, कांग्रेस ने विकास नहीं किया, केवल 5 साल में बीजेपी ने विकास किया, ऐसा कहना है? बड़ी हंसी का विषय है, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान की वो स्थिति है कि वो किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकती है। और आदरणीय मेरे बड़े भाई ने एक बात कही कि देश में राष्ट्रवाद की भावना है।
देश में पहले भी राष्ट्रवाद था, आज भी राष्ट्रभक्ति है, पहले भी था। स्वतंत्रता के लिए लड़े, देशभक्ति के लिए लड़े। महाराणा प्रताप, राजस्थान के जो महाराणा प्रताप उदयपुर से जो शासक थे, उन्होंने हमेशा अपनी स्वाधीनता और स्वाभिमान और मातृभूमि और मातृ और माटी के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। आज लड़ाई नहीं, पहले लड़ाई तो पहले भी हिंदुस्तानी लड़ते आए और हमेशा लड़ते रहेंगे। रही विकास की बात, आदरणीय मेरे बड़े भाई ने अभी कहा कि रेल के डिब्बों में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान पहले भी देश स्वच्छ रहता था, आज भी देश स्वच्छ रहता है। 10 रुपये का टिकट कांग्रेस के यूपीए के शासनकाल में 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, आज 45 रुपये की वृद्धि, 45% की वृद्धि कर दी टिकटों में। आप कहते हैं हिंदुस्तान में विकास हो रहा है। रोडों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चली थी। कांग्रेस के शासनकाल में तमाम दुनिया भर की रोडें, IIM, एम्स, बीटेक कॉलेज, तमाम कॉलेज बने, इसरो बनी। ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में निर्माण किया था? मैं इनके आपके चैनल के माध्यम से भी पूछना चाहता हूं, क्या देश 2014 में बना? देश तो 1947 में 2014 में बना। उससे पहले क्या विकास नहीं हुआ था देश में? क्या यहाँ अब 5 साल में ऐसे क्या विकास के कार्य किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भाजपा सरकार ने, जिनको आप रिमार्केबल कह सकते हैं? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा रक्षा के क्षेत्र में सिर्फ दलाली खाई, पैसे बनाए, इसके अलावा देश की सेनाओं को कभी मजबूत नहीं होने दिया। ईमानदारी की बात तो यह है कि 2014 से लेकर 2019 तक रक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का क्रांतिकारी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ना पहले कभी हुआ, और आने वाले समय में 2019 के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और आप देखेंगे राहुल गांधी लगातार हमला बोल रहे हैं कि राफेल में घोटाला हुआ है करीब 30,000 करोड़ का। आप क्या कहना है? राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोल करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता बहुत समझदार है, राहुल गांधी के बहकावे में आने वाली नहीं है। इन्होंने आज की तारीख में राजस्थान में झूठ बोला कि किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, बेरोजगारों को 3,500 रुपये दे देंगे। आज की तारीख में ना किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, ना बेरोजगारों को भत्ता मिला, और बिजली के क्षेत्र में भी जो 7 रुपये यूनिट बिजली मिलती थी, आज 9 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है। ये सरकार सिर्फ कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ बोल करके और जाति धर्म की बात करके देश को, कांग्रेस के लोग सदा झूठ बोलते हैं, ये कहना है ये भाजपा के प्रवक्ता का कि ये कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं और प्रचार अपना इस तरह से करते हैं लोगों के बीच के ये झूठ बोलकर वोट पाना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं? क्या ये इन्होंने कहा है कि कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, विकास के नाम पर कुछ नहीं करती? अभी कर्ज माफी की बात करी थी, वो झूठी साबित हुई है। उसके अलावा विकास किया है तो 5 साल में विकास किया है। देखिए, विकास एक बहुत बड़ी अवधारणा है जो कुछ समय में नहीं हो सकती और एक सरकार का निश्चित पीरियड में नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर विकास शुरू से होता रहा है, एक स्टेप होता है। कांग्रेस के टाइम में जनता ने भी कांग्रेस को चुना था, वो चुन करके यहाँ तक आए। हो सकता है उसमें कुछ कमी रह गई हो। चुनी हुई सरकार है, देश का टैक्स है, सरकार उससे चलती है, उस टैक्स का एनालिसिस करके हो सकता है मोदी सरकार ने उसको कुछ बढ़ाया हो। लेकिन हम इस बात को आत्म खुशी के लिए नहीं कह सकते कि पिछली बार कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक सत्ता के चुनने का बात है, मेरा ये अनुरोध है तमाम राजनीतिक पार्टियों से, एक मतदाता होने के नाते मेरी ये पीड़ा है कि चर्चा होनी चाहिए कि युवाओं के रोजगार का क्या हुआ। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि आतंकवाद से हम किस तरह लड़ सकते हैं। किसानों को चर्चा इस बात पर होनी चाहिए किसानों की स्थिति क्या है, ग्रामीण विकास की दर क्या है, औद्योगिक विकास दर क्या है, हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ कितना है। और जहाँ तक राफेल की बात है, राफेल बहुत अच्छा हवाई जहाज है, लेकिन केवल और केवल गड़बड़ी ये हो गई, HAL को, मेरा जो विरोध है HAL को हटा करके, जो हमारी सरकारी एक कंपनी थी जिसने सुखोई विमान तक बनाया, उसको हटा करके एक प्राइवेट कंपनी, अडानी की जो कंपनी है, जिसका 12 दिन पर रजिस्ट्रेशन होता है अंबानी की कंपनी को लेकर के, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन देश का विकास निरंतर चलता रहेगा। राहुल गांधी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि अनिल अंबानी को लाभ देने के लिए करीब 30,000 करोड़ का फायदा देने के लिए, और ये लगातार बात की गई है। खैर, जो भी है, उसके अलावा हमारे साथ और कुछ लोग भी हैं। आप क्या मानते हैं, क्या कैसा शासनकाल रहा है 5 साल का? क्या विकास के कार्य ऐसे रहे जिन्हें रिमार्क किया जा सकता हो? क्या जनता अब इन 5 सालों में कुछ प्राप्त कर पाई है? 5 सालों में जो वायदे चुनाव टाइम पे हुए थे वो तो अधिकांशतः पूरे नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी आम आदमी को लेकर के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो योजना थी, मानवतावाद और अंतिम जो समाज का वर्ग है, व्यक्ति है, उस तक पहुंचने की बात भाजपा ने की है। 5 सालों में काम भी हुआ है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो वर्तमान में है वो बेरोजगारी का बहुत बड़ा भयंकर मुद्दा है। और मैं बात करूं अपने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की,
तो यहाँ पर कई सरकारें आई, कांग्रेस आई या भाजपा आई, अभी भाजपा गई है, अब कांग्रेस सत्ता में है। यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा पढ़ कर के जयपुर में, अलवर या कहीं भी, नोएडा, फरीदाबाद, गुजरात रोजगार के लिए जाते हैं, जबकि यहाँ सिमको फैक्ट्री है, डालमिया है, GWD है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। इस ओर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार कोई भी हो, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी की वजह से भरतपुर में सारे TTZ की वजह से, ताज ट्रेपेजियम जोन की वजह से यहाँ के सारे उद्योग धंधे खत्म कर दिए गए। उसके बाद जैसे ही भरतपुर जिले को NCR में लिया गया, उसके बाद उसका NGT का यहाँ नियम लागू हो गए और उसके बाद तमाम जो इंडस्ट्रीज थी उनको शिफ्ट कर दिया गया। तो लगातार यहाँ पर चूँकि युवाओं की संख्या इस समय करीब 60 से 65% है, यहाँ बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से केवल यही कारण है कि मेवात क्षेत्र माना जाए जो राजस्थान में एक क्राइम के क्षेत्र में काफ़ी ऊपर हाइट रखता है, तो क्राइम यहाँ इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी यहाँ प्रमुख जो है मुद्दा है इस समय। लेकिन बेरोजगारी पर यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा जा रहा। सर, राफेल के बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे? राफेल में क्या मामला हुआ ऐसा? क्योंकि राफेल पूरी तरह से उड़ान भर रहा है इस समय। मोदी कह चुके हैं कि अगली सरकार में राफेल मेरी सरकार में उड़ेगा। क्या मानना है? ऐसा है कि मेरे बड़े भाई ने अभी कहा था कि सुरक्षा के हिसाब से राफेल लिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ 500 करोड़ का 1600 करोड़ में राफेल खरीदना कौन सी बुद्धिमत्ता है? इस देश की जनता ये नहीं कहती कि सुरक्षा के मापदंड नहीं रखे जाएं। जब हमेशा सुरक्षा के मापदंड रखते हुए देश को तो नहीं लुटाया जा सकता। मैं ये पूछता हूँ, एक सेठ को, देश के धनाढ्य व्यक्ति को, एक अंबानी को लाभ पहुँचाने के लिए ऐसा क्यों किया गया? जब सरकारी एजेंसी है, जब उसने ठेका हो सकता है, सरकारी एजेंसी उसको बना सकती है, सुखोई विमान हमारी बनाई जा सकती है, तो एक राफेल को ऊंची दरों पर खरीदना ये कौन सी प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता है? राफेल को ऊंची दरों पर खरीदना ये कौन सी बुद्धिमत्ता हो सकती है? क्योंकि जब सुखोई को बनाई जा सकता है HAL द्वारा, तो राफेल के साथ ऐसा इसका कोलैबोरेशन क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल। बनना इज अ डूड, बनना लेता दिल को लूट, बनना इज सुपर फिट, अपना बनना इज अ हिट। बनना। ये दूल्हे के छोटे भाई करते क्या हैं? वो छोटे नहीं, बड़े भाई हैं, मेरे पति। क्या इतने फिट? पेश है नया किंग्स रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, विटामिन A, DE और ओमेगा 369 की सेहत की सेना के साथ। किंग्स रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सेहत जिसके पास वो करे हर दिल पे राज। अपन का अक्खा लाइफ लेमिनेटेड ऐसा अपन खूब चलेगा। अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा। एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। वोटर के सम्मान में इंडिया न्यूज मैदान में। इंडिया न्यूज केवल चुनाव कवर नहीं करेगा, वोटर के लिए चुनाव की जमीन पर लड़ेगा। अपने वोट की ताकत को पहचाने, विशेषकर हमारे 18 साल से अधिक उम्र के दोस्त वोट जरूर करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। देश के बेहतर भविष्य के लिए वोट कीजिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज, खबरों की दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम। इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, राजस्थान, प्रदेश की धड़कन। का इस बार चुनावी मूड आखिर क्या है? हमारे संवाददाता राजीव भट्ट ने कुछ और लोगों से खास बातचीत की है, आइए जानते हैं। अब हम बात करेंगे 2014 के मैनिफेस्टो की। भाजपा ने जो 2014 में जो मैनिफेस्टो किया था उसमें क्या क्या वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हो पाए? इन 5 सालों में मैनिफेस्टो पर कितना कार्य किया है, इसके बारे में जरा बात करेंगे। सर, 2014 में जो मैनिफेस्टो में कई जो प्रमुख मुद्दे थे जो भाजपा ने शामिल किए थे, आप क्या मानते हैं उनमें से कितने पूरे हुए? देखिए, सबसे बड़ा जो डिबेट का विषय है, मोदी जी के बारे में सबसे बड़ा नेगेटिव जो पॉइंट जा रहा है वो यही है कि 2014 में उन्होंने जितने प्रमुखता से मुद्दे रखे थे, चाहे वो आधार को लेकर के हो, चाहे पेट्रोलियम वृद्धि की बात हो। पेट्रोलियम वृद्धि में जब 140 रुपये डॉलर पेट्रोल आ रहा था, पेट्रोलियम पदार्थ आ रहा था, तब हमने 72 रुपये खरीदा। जब 40 रुपये बैरल आ रहा है तब भी हम 72 रुपये खरीद रहे हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को, जनता को समझाना चाहिए। दूसरी बात यह है
कि तमाम मुद्दे जो है 2 करोड़ रुपये की रोजगार की बात थी। जहाँ तक उज्ज्वला योजना की बात है, उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी उज्ज्वला योजना ला रहे, लेकिन इन्होंने कभी जनता को ये नहीं बताया कि उसमें ये लोन पर है, जो टैक्स जो भरवा जब सिलेंडर भरा जाएगा इतने का होगा। और ये RTI के माध्यम से पता चला है कि कम से कम 85% रिफिलिंग नहीं हो रही है, 15% लोग सिलेंडर भरवा रहे हैं। उज्ज्वला योजना का ये स्थिति है। उज्ज्वला योजना की स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं कही जा सकती, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार जो विकास के वादे किए थे, उन विकास पर कहीं ना कहीं उन्होंने कार्य भी किया है। यहाँ अगर देखा जाए तो विदेश नीति में प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी कुछ ऐसा काम किया है जिसको रिमार्क किया जा सकता है। आप क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति पर क्या ऐसा कार्य किया जो रिमार्क किया जा सके? देखिए, मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि पहले 2014 से पहले पूरे देश में विदेशों में जो भारतीयों की शान थी, सम्मान था, वो देख के बड़ी निराशा होती थी। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, विदेशों में आपको देखने को मिला हुआ, चाहे आतंकवाद के मुद्दे पर हो, चाहे पाकिस्तान को अलग थलग करने के मुद्दे पर हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हो, चाहे जो बहुत सारी रक्षा खरीद हो उनके विषय पर हो, चाहे इजराइल से जिस प्रकार का समर्थन और जिस प्रकार की जो सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे साथ हो रहा है, और जो बराबर का दर्जा अमेरिका में हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जाते हैं, जहां पहले कभी राष्ट्र अध्यक्ष आते नहीं थे, उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्टों पे आ रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश का सम्मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है विदेशों में। विदेशों की विदेशी जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो लगातार नरेंद्र मोदी के सम्मान में रिसीव करने तक आते हैं, ये कहना है। सबसे बड़ी बात यहाँ आप ये जो पूरा जो मुद्दा चल रहा है, पूरा जो ओवरऑल देखा जा रहा है विदेश नीति पर, आप क्या मानते हैं? क्या एक नारा दिया जा रहा है आपके कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा कि चौकीदार चोर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ? क्या कहना चाहते हैं आप? देखो सर, मैं विदेश नीति के ऊपर एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस समय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उससे तगड़ी विदेश नीति तक आज तक नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाए। जिस तरफ अमेरिका ने स्वयं धमकी दी थी कि हम भारत के साथ ये कर देंगे, आप पाक फौज वापस बुलाएं, लेकिन इंदिरा गांधी, कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने उस विदेश नीति को अपनाते हुए पाकिस्तान को ठेंगा दिखाते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उस जैसी विदेश नीति पर आज तक नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाए। जहां चौकीदार की मैं बात करता हूं, चौकीदार का मतलब है क्या? कभी चाय वाला, कभी चौकीदार वाला। आने वाले चुनाव में क्या बेलदार रखेंगे? आप एक नीचे स्तर को जो अल्प वेतन का भोगी चौकीदार है, जिसको क्या वेतन दिया जाता है, तुमने आज दूसरी संज्ञा ली है, 2000 रुपए, 3000 रुपए। आज चौकीदार का मान सम्मान कहकर आप क्या करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं, राफेल की फाइल से 3 पन्ने चोरी हुए, चौकीदार कहाँ था? देश का किसान मर रहा था, उस समय चौकीदार कहाँ था? देश का किसान मर रहा था। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब यूरिया के कट्टा जो 50 किलो का हुआ करता था, देश का चौकीदार कहाँ सो रहा था कि यूरिया के कट्टे से 5 किलो यूरिया चोरी करके उसी रेट पर किसान को दिया गया? उस दिन चौकीदार कहाँ था? देश के किसान के साथ चौकीदार ने गलत काम किया है, ये कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देश का चौकीदार चौकीदार है, मैं भी चौकीदार हूं, ये नारा लगातार बीजेपी का इस चुनाव को लीड कर रहा है। क्या मानते हैं आप, इससे क्या फायदा हो सकता है आपको? देखिए, आज प्रधानमंत्री के ऊपर कांग्रेस के लोग जिस प्रकार के झूठा आरोप लगाकर चौकीदार चोर का नारा देकर, मैं कहता हूं राहुल गांधी जिस तरह की बकवास करते हैं, देश की जनता इन चुनावों में उसका जवाब देगी। प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए समर्पित हैं। उस जैसा व्यक्ति जिसने अपना परिवार छोड़ा, देश के लिए 18 घंटे काम करता है, आज ईमानदारी की बात अगर करें तो देश में ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार हुआ है जिसने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया, पहला प्रधानमंत्री देश का जिसने देश के लिए जीवन समर्पित किया। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके राहुल गांधी इस बात को लगातार मेरे भारतीय जनता पार्टी के फाजिल दोस्त बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 18 घंटे काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, 17 साल कांग्रेस का 17 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही 1971 के युद्ध में। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, 1971 के युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया और रातों रात उसको दूसरे 2 राष्ट्र बना करके, 2 देश बना करके और उनको दर्जा दिया। आप राष्ट्रवाद की बात कहां से करते हैं? मूल मुद्दे का प्रश्न इस बात का है कि आज जो समस्याएं हैं इस देश के लिए,
विवाद समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, आप उस समस्या पर क्यों नहीं बहस करते? किसानों पर बहस क्यों नहीं करते? चौकीदार चोर है, इस बात के लिए पूरी दुनिया जानती है। 93,000 सैनिक सरेंडर कराए इंदिरा गांधी ने, इसको कांग्रेस बहुत गाती है। क्या 93,000 सरेंडर के बदले में 93,000 लोगों को सरेंडर कराने के बदले हमने कश्मीर मांगा उनसे? क्यों नहीं की सौदेबाजी हमने, मतलब जो पाकिस्तान से 93,000 लोग जब उनके हमारे कब्जे में थे तो हमने क्यों नहीं कश्मीर का समझौता उनसे किया कि कश्मीर को खाली करो, कश्मीर हमारी बपौती है, आती है बेरोजगारी। भाई साहब मैं इसी में आपसे मेरे भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कश्मीर की बात करते हैं, जब पीडीपी आतंकवादी पार्टी है, पीडीपी मुफ्ती सईद की पार्टी है, तो क्यों आपने पीडीपी से सरकार चलाई? आपने कहाँ राष्ट्रवाद रखा, कहाँ आपने कश्मीर को रखा? आप दो तरह की बातें करते रहते हैं, न कश्मीर पर आपका ध्यान है, न मंदिर पर ध्यान है, आपका ध्यान मात्र मंदिर पे ध्यान। कश्मीर समस्या देन किसकी है? 1948 में जब कबालियों ने हमला किया, हमारी सेना उसको छुड़ाने के लिए गई, और हमारी सेना को रास्ते में किसने रोका? जवाहरलाल नेहरू ने, कि नहीं आधे में रोक दिया। नहीं, कश्मीर समस्या तो 48 में खत्म हो जाती। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कश्मीर समस्या पैदा हुई, आप क्या मानते हैं? आज तक वो ये कश्मीर समस्या कांग्रेस की देन है, अन्यथा इसके इतने अवसर आए, कभी भी इसको खत्म किया जा सकता था। कांग्रेस को नहीं चाहती कि कभी ये खत्म हो। 5 साल में क्या हुआ? इतना परिवर्तन हुआ कि आतंकवाद वहाँ कुछ भी नहीं बचा। आज बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे पहले लिखा रहता था ये सामान को न छुएं, आज कहीं देश के अंदर इस तरह की बात नहीं देखने को मिलती। आतंकवाद पर पूरी तरह से अंकुश लग चुका है, क्या मानते हैं? लग चुका है। 60 साल के गड्ढे अब 5 साल में अपेक्षा करते हो बढ़ जाएं, पहले गड्ढे भरे जाएंगे जब तो आगे कार्रवाई होगी। क्या राष्ट्रवाद से किसी का पेट भरता है? रोजगार है, ये तो विरोधियों की चाल है कि रोजगार नहीं, रोजगार कहाँ नहीं है? सब जगह रोजगार है, सब जगह रोजगार है, सब लोग मानसिकता की रोजगार है। आप तो भरतपुर को उठा के देख लो, 65% युवा बेरोजगार घूम रहा है। कहाँ है रोजगार? किधर है रोजगार? रोजगार की परिभाषा क्या है? किसानों को पानी, राष्ट्रीय जल नीति जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको ये लागू नहीं कर पाए, ये अपने बुजुर्गों की बनाई हुई नीति को आज तक लागू नहीं कर पाए। कहाँ है राष्ट्रीय जल नीति जो नदियों का पानी भरतपुर को मिले? कहाँ है इनका किसानों के प्रति कर्जा माफी? कहाँ है? राष्ट्रीय जल नीति नहीं बना पाए नरेंद्र मोदी, जो कि प्रमुख रूप से अटल बिहारी वाजपेयी का एक सबसे बड़ा सपना था, उस सपने को ही पूरा नहीं कर पाए। अब सबसे बड़ी बात क्या? बेरोजगारी का एक इंडेक्स होता है, और उस इंडेक्स गवर्नमेंट का इंडेक्स होता है। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज 18 से 35 वर्ष तक का युवा इतनी तरह कर रहा है। जहां इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का, पर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वहां इन्होंने 1.5 लाख नौकरियां और कम कर दी। और बात करते हैं आप बेरोजगारों की, युवाओं की। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लोक लुभावने वादे करके, नौकरियों का वादा करके 2014 में पूरी जनता को, हिंदुस्तान के पूरे युवाओं को बेवकूफ बनाया और अपने वोट हासिल किए। इस बार युवा कतई किसी भी मुगालते में आने में नहीं है। नरेंद्र मोदी चौकीदार, जो अब बात प्रश्न इस बात का आता है, आप राफेल की जांच क्यों नहीं कराते? जेपीसी क्यों नहीं जांच कराते? बार बार प्रश्न आता है जेपीसी जांच कराने में। जब जेपीसी से नहीं कराते तो 100% ये उद्गत हो चुका है कि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है, आप क्या मानते हैं? चौकीदार चोर है, जैसे रफाल में उन्होंने किया ही है, और इसमें इतना बड़ा घोटाला कर चुके हैं। 500 करोड़ का होने वाला काम उन्होंने 1500 करोड़ में अंबानी ग्रुप को दिया है। तो इससे लग ही रहा है कि चौकीदार चोर है, और आने वाला टाइम कांग्रेस का है और राहुल गांधी सरकार बनाएंगे और पीएम बनेंगे। आने वाला टाइम कांग्रेस का है, राहुल गांधी सरकार बनाएंगे और पीएम बनेंगे, ये मानना है। आप क्या मानते हैं कि क्या हो सकता है? अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से 5 वर्ष में इस सरकार में जो कार्य हुआ है उसको देखते हुए, और जो विपक्ष जिस तरीके की इस भाषा एक प्रधानमंत्री के लिए, हकीकत देखा जाए तो 2019 के कैंपेन में एक भाषा का स्तर गिरा है। भाई वो चाहे वो पार्टी किसी पार्टी का लीडर हो, लेकिन है तो देश का प्रधानमंत्री। हमें एक सम्मान पूर्वक जो भाषा प्रयोग करनी चाहिए वो स्तर। अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री जहाँ तक है नरेंद्र मोदी ही होंगे। आप क्या मानते हैं? अगला प्रधानमंत्री मोदी। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 साल में जो विकास हुआ है वो पहले से ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये जो पहले मोदी जी ने क्या नाम है लोगों को 15 लाख आने के कहा था, इसी प्रकार यहाँ पर राहुल गांधी जी ने भी 72,000 रुपये का लालच दिया है लोगों को। क्यों दे रहे हैं लालच? 15 लाख रुपया हर अकाउंट में आएगा, ये कहा था मोदी जी ने। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6,000 रुपये महीने, 72,000 रुपये सालाना हर गरीब के अकाउंट में आएगा। कहाँ से आएगा ये पैसा? एक बड़ा सवाल है।
कहाँ से आएगा साहब ये पैसा? तो राहुल गांधी बताएंगे ना पैसा कहाँ से आएगा। किसान की बात करने वाली कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ। आज से 5 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था, खाद के लिए किसानों को लाठी खानी पड़ती थी, आज खाद उसको सहज भाव से मिल रही है। उन किसानों की बात करते हो, उसका भाव, बाजरे का भाव मिलता था 1000 रुपये, आज किसान के बाजरे का भाव है 2100 रुपये। गेहूँ का भाव मिलता था 1300 रुपये, गेहूँ का भाव है 2000 रुपये। किसान की बात करने वाली सरकार को गवर्नमेंट दे रही है 2000 रुपये प्रति के हिसाब से 6000 रुपये पर ईयर। वो सही उसको सोचा पूरी खाते में पहुँच रही है। 72,000 रुपये गरीब को देना राहुल गांधी का वादा, और 6000 रुपये सालाना सरकार का सालाना 3 किस्तों में भाजपा का वादा। ये पैसा कहाँ से आएगा? क्या 6000 रुपया सालाना एक किसान के लिए सफिशिएंट अमाउंट है? जब 2014 का चुनाव हुआ था तो 15 लाख रुपए का जब इन्होंने वादा किया था, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए कैसे आएंगे। 72,000 पे प्रश्न कर रहे हैं, क्यों नहीं आ सकते? और यदि राहुल गांधी मिनिमम रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं युवाओं को? और यदि कोई ये बात करते हैं, तमाम बातें अभी यूरिया की, किसानों की और ये बातें की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं तो फिर क्या कारण रहा कि आप 3 स्टेट हार गए? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, रमन गए रानी गई, चले गए हैं मामा, और 2 महीने में बंद हो जाएगा चाय और चौकीदार वाले का ड्रामा। सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड चल रहा है कि मुफ्तखोरी बढ़ाई जा रही है, लोगों को नाकारा बनाया जा रहा है। ये है ITV नेटवर्क।